for base. For any base we used to define a term called acidity. किसी भी बेस के लिए हम टर्म डिफाइन करते हैं एसिडिटी. जरा ध्यान रहे, एसिड के लिए बेसिसिटी है, बेस के लिए एसिडिटी है. उल्टा है जरा. And how do we define acidity of any base? Acidity of any base is defined as the number of hydroxyl ion that the base releases or the number of H positive ion with which the base combine. The number of hydroxyl ion the base releases or the number of H positive ion with which the base combine. बेस जितने हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करे या फिर जितने H पॉजिटिव आयन के साथ में कंबाइन करे, that is said to be the acidity of a base. And here A denotes the acidity of base. इस एक्सप्रेशन में यह जो A है यह बेस के लिए डिफाइन करा जाएगा. फॉर बेस वी यूज टू से दैट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू its molecular weight upon acidity. For example, NaOH एक हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है और NaOH हमेशा सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन के साथ में कंबाइन भी करता है. NaOH की पॉसिबल एसिडिटी सिर्फ 1 होती है. इसका पॉसिबल इक्विवेलेंट वेट सिर्फ 40/1 ही हो सकता है. Why? For magnesium hydroxide, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में 2 हाइड्रोक्सिल आयन हैं, लेकिन इनफैक्ट ऐसे सिर्फ एक ही रिएक्शन है जहां मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता हुआ दिखता है. एंड दैट इज विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl. व्हेन वेरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज देयर, MgOH मैग्नीशियम क्लोरोहाइड्रीन मिल जाता है. इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी 1 दिखती है और इसका इक्विवेलेंट वेट इट्स मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 दिखता है. अदरवाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमेशा जनरली दोनों हाइड्रोक्सिल आयन एक साथ ही रिलीज करता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अदरवाइज हमेशा दोनों हाइड्रोक्सिल आयन एक साथ रिलीज करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 H पॉजिटिव के साथ में कंबाइन करके 2 वाटर मॉलिक्यूल और साथ में मैग्नीशियम आयन. इसकी जनरली एसिडिटी 2 होती है. इक्विवेलेंट वेट इट्स मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2. अमोनिया, ऑल्दो अमोनिया में हाइड्रोक्सिल आयन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अमोनिया बेस के माफिक बिहेव करता है. अमोनिया इज अ बेस. अमोनिया एक H पॉजिटिव आयन के साथ में कंबाइन करके अमोनियम आयन देता है. Its acidity is 1, its equivalent weight is 17/1. यदि मैं आपसे पूछूं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में what are the possible values of acidity? Aqueous solution में aluminium hydroxide, can you tell me the possible values of acidity for aluminium hydroxide? Anybody out of you? कहीं से भी जरा माइक लेकर आगे आ जाओ. आप में से कोई भी क्या मुझे बता सकेगा
एक्वस सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एसिडिटी क्या हो सकती है, क्या होती है? एनी आंसर? हाँ, 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एसिडिटी। क्या सचमुच में 3 वैल्यूज ऑफ एसिडिटी होती है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की? एक्वस सॉल्यूशन में बात कर रहा हूं। खास बात, एक्वस सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस के माफिक बिहेव ही नहीं करता है। एक्वस सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक एसिड के माफिक बिहेव करता है। लेविस एसिड है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ट्राई टू इमेजिन जैसे AlCl3 एक लेविस एसिड है जो कि एक लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। इसलिए लोन पेयर एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसमें एक ऑर्बिटल वैकेंट है। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों ने शेयरिंग 3 क्लोरीन के साथ में करी, लेकिन एल्यूमिनियम के साथ फिर भी 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए, एक ऑर्बिटल फिर भी वैकेंट रह गया। यही ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देने के बजाय पानी का हाइड्रोक्सिल आयन ले लेता है, कुछ इस तरह से HOH, और इट गिव्स AlOH होल 4 नेगेटिव, साथ में H बॉन्ड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यदि पानी के अंदर डालें तो वहां एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है, बेसिक सॉल्यूशन नहीं बनता है। और यह कहा जाए कि इसकी एसिडिटी नहीं, इसकी बेसिसिटी 1 कहा जाना चाहिए। नाउ एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट समझने के बाद, एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट देखने के बाद, नाउ फॉर एनी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, for any oxidizing or reducing agent, we used to define a term called change in oxidation state. And here C denotes this change in oxidation state. Here C denotes this change in oxidation state. For example, tin, it's a reducing agent and it undergo oxidation like this. tin रिएक्शन में कभी SnCl2 में जाता है, कभी SnCl4 में जाता है। जब tin का ट्रांसफॉर्मेशन SnCl2 में हो रहा है तब tin का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 हो रहा है। tin, मेटालिक tin में tin का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। रिएक्शन के दौरान यदि यह tin SnCl2 में कन्वर्ट हो जाता है तो इस कंपाउंड के अंदर tin का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। tin का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, मतलब tin ऑक्सीडाइज हुआ, और tin तभी ऑक्सीडाइज हुआ जब इसने किसी दूसरे को रिड्यूस करा। इसलिए हम tin को, चूंकि ये किसी दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए हम tin को कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। स्वयं ऑक्सीडाइज होकर ही मैं किसी दूसरे को रिड्यूस कर सकता हूं।
मुझे यदि रिड्यूसिंग एजेंट कहलाना है तो सामने वाले को रिड्यूस करना है, मतलब स्वयं को ऑक्सीडाइज करना है। और यह टिन दो तरीके से ऑक्सीडाइज हो सकता है। किसी रिएक्शन में यह 0 से +2 पर जा सकता है, किसी रिएक्शन में यह 0 से +4 तक जा सकता है। इस रिएक्शन में टिन का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, जबकि इस रिएक्शन में टिन का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। We used to say that equivalent weight of oxidizing or reducing agent is always equal to its molecular weight upon its change in oxidation state. In this reaction, the equivalent weight of tin is its atomic weight upon 2, while in this reaction, the equivalent weight of tin is its atomic weight upon 4. इस रिएक्शन में टिन का इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट अपॉन 2 है, जबकि इस रिएक्शन में टिन का इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट अपॉन 4 है। Two different reaction, two different change in oxidation state, and two different values of equivalent weight of the same reagent. एक ही reagent की दो अलग अलग equivalent weight की वैल्यू। The more interesting example is the example of KMnO4. मैं टिन का एग्जाम्पल साफ कर दूंगा, जगह ज्यादा चाहिए। द मोर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ KMnO4। और यह जो मैं बता रहा हूं इसे दिमाग में नोट डाउन भी कर लें, कॉपी में नोट डाउन कर लें और हमेशा के लिए याद भी रखें। KMnO4, KMnO4 को माइल्ड और स्ट्रॉन्ग एसिड में रखो, या तो माइल्ड एसिड में रखो या स्ट्रॉन्ग एसिड में रखो। KMnO4 हमेशा या तो MnSO4 देगा, या MnCl2 देगा, या MnO देगा, और एनी Mn at +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, हमेशा। जबकि इसी KMnO4 को यदि पानी में रखा जाए, न्यूट्रल और माइल्ड अल्कलाइन मीडियम में रखा जाए, न्यूट्रल और माइल्ड अल्कलाइन मीडियम में रखा जाए, तो यही KMnO4 जनरली देता है MnO2, नॉट जनरली, ऑलवेज देता है। और इसी KMnO4 को यदि स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में रखेंगे तो वहां मिलता है K2MnO4। KMnO4 that is पोटेशियम परमैंगनेट। क्या आप मुझको पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो? What is the oxidation state of potassium permanganate? What is the oxidation state of manganese? Potassium permanganate. It's +7, definitely. Simple concept. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप सभी को आता है। और माइल्ड या फिर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में यही Mn जो कि +7 पर है, इट्स गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू Mn एट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। Here change in oxidation state is 7 से 2 पर जा रहा है, it's 5. Here equivalent weight is its molecular weight upon 5. While in neutral or mild alkaline medium,
The same KMnO4 is undergoing transformation from +7 to +4. The change in oxidation state is 3. The equivalent weight is 158 by 3. While the same KMnO4 in strong alkaline medium gives K2MnO4 where oxidation state of Mn is +6. The change in oxidation state is 1 and the equivalent weight is 158. Its molecular weight by 1. I want to conclude that किसी भी एक reagent का KMnO4 during the reaction the oxidation state of Mn is decreasing. Reaction के दौरान मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, इसलिए वह रिड्यूस हो रहा है. हम कहते हैं कि KMnO4 रिड्यूस हो रहा है. यदि KMnO4 रिड्यूस हो रहा है मतलब KMnO4 किसी और को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के माफिक बिहेव कर रहा है. KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैव गॉट डिफरेंट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अंडर डिफरेंट कंडीशन in different reaction, and accordingly the same oxidizing agent have got different equivalent weight in different reaction. Molecular weight fix हो सकता है, लेकिन equivalent weight reaction को देखकर ही बताया जा सकता है. reaction के बारे में थोड़ी जनरल जानकारी होनी चाहिए. See this reaction. K2Cr2O7 in acidic medium gives us Cr plus 3. K2Cr2O7 यदि इसमें एसिड डाली जाए तो प्रोडक्ट में हमेशा Cr plus 3 मिलता है, क्रोमियम एट +3 मिलता है, हमेशा निश्चित. K2Cr2O7 में क्या आप मुझे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके अभी बता सकते हो? What is oxidation state of chromium in K2Cr2O7? हाँ, it's +6. जरा कैलकुलेट करके आप सभी देख लो. K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है. और रिएक्शन के दौरान यह क्रोमियम जो कि +6 पर है, यह +3 में ट्रांसफॉर्म हो रहा है. What is change in oxidation state? It's 3. What is change in oxidation state? It's 3. Now what is the equivalent weight of K2Cr2O7? What is the equivalent weight of K2Cr2O7? Is it molecular weight upon 3? No. This time the equivalent weight of K2Cr2O7 is molecular weight upon 6. अब इस केस में हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट हमेशा तब इस्तेमाल करा जाता है जब ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट में सिर्फ एक एटम
ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा हो, सिर्फ एक एटम, सिर्फ एक स्पेशीज का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा हो। लेकिन यदि किसी ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट में दो या दो से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, दो या दो से ज्यादा स्पेशीज ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं, तब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं करा जाता है। तब इस्तेमाल करा जाता है द कंसेप्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। यदि किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट में, किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, मतलब सिर्फ एक एटम का यदि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा हो, मतलब सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है, तब हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि केमिनोफोर में पोटेशियम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक और केवल एक मैंगनीज का जो एटम था वही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहा था, उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा था, इसलिए हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट कह दिया। लेकिन K2Cr2O7 में एक एटम, सिर्फ एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, दो क्रोमियम के एटम है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। दो क्रोमियम के एटम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट इस्तेमाल ना करके वी यूज द कंसेप्ट ऑफ number of electron transferred, and here this n denotes the number of electron transferred during any chemical reaction, during any redox change, किसी भी redox change के दौरान। This n is the number of electron transferred. Now, बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट K2Cr2O7 में +6 है, और यह जो क्रोमियम है यह +3 में जा रहा है। यह क्रोमियम +6 से +3 में कैसे जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन खाके, 3 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एक क्रोमियम। क्रोमियम +6 पर जो है यह 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्रोमियम एट +3 पर ट्रांसफॉर्म होगा। लेकिन K2Cr2O7 में इस तरह के दो क्रोमियम है, यह दोनों ही क्रोमियम मिलकर 3-3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। एक K2Cr2O7 का मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इसके 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से Cr3+ बनेगी। The number of electron transferred by chromium K2Cr2O7 is 6. And in this case, the equivalent weight is defined as molecular weight upon the number of electron transferred. Molecular weight upon 6. तो मेरा एक सवाल है, मैं कुछ रिएक्शन लिखता हूं, 4 रिएक्शन लिखूंगा। K2Cr2O7 in some reaction gives you CrCl3, K2Cr2O7 in some reaction gives you Cr2O3, K2Cr4 gives you CrCl3, K2Cr4 gives you
Cr2O3. Observe this four spontaneous reaction which always takes place in acidic medium depending on another reagent. Acidic medium में यह रिएक्शन होती है. This K2Cr2O7 and this K2Cr2O4. K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6. यह तो आप मुझे बता ही चुके हो. क्या आप मुझे K2Cr2O4 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बता पाओगे? What is oxidation state of chromium in K2Cr2O4? What is oxidation state of chromium in K2Cr2O4? It's +6. वही +6. कैलकुलेट करके देख लीजिए. और हमेशा ध्यान रखें, क्रोमियम जब भी +6 में होता है तो उसे हम कहते हैं क्रोमेट. क्रोमियम यदि +6 में है तो उसे हम कहते हैं क्रोमेट. इधर दो क्रोमियम +6 में है तो हम इसे कहते हैं डाइक्रोमेट. इधर सिर्फ एक ही क्रोमियम +6 पर है, इसे हम सिंपली कहते हैं क्रोमेट. This is potassium dichromate while this is potassium chromate. पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब पोटेशियम का कंपाउंड जिसमें दो क्रोमियम +6 पर. पोटेशियम क्रोमेट मतलब पोटेशियम का कंपाउंड जिसमें एक क्रोमियम +6 पर. This is potassium dichromate and this is potassium chromate. दोनों ही पोटेशियम डाइक्रोमेट भी और पोटेशियम क्रोमेट भी, both of them are strong oxidizing agent. पोटेशियम डाइक्रोमेट भी और पोटेशियम क्रोमेट भी या दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं. It's because this chromium at +6 have got very strong tendency to get converted into chromium at +3. यह जो क्रोमियम +6 पर है इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर आने की बहुत स्ट्रांग टेंडेंसी होती है. बहुत स्ट्रांग टेंडेंसी है क्रोमियम के रिड्यूस होने की. क्योंकि क्रोमियम के रिड्यूस होने की टेंडेंसी काफी ज्यादा है, इसका मतलब इस क्रोमेट की सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है. मतलब यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और यह जो डाइक्रोमेट और क्रोमेट है दे बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम ओनली. जनरली इनका ये जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है यह एसिडिक मीडियम में ही दिखता है. व्हाट माय क्वेश्चन इज, टेल मी इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑल दिस रिएजेंट इन द रेस्पेक्टिव रिएक्शन. इन सभी रिएजेंट का इक्विवेलेंट वेट रेस्पेक्टिव रिएक्शन में क्या है. जब क्रोमियम के 2 एटम है तो इक्विवेलेंट वेट m/6. इधर भी 2 एटम है तो m/6. जबकि इधर क्रोमियम का सिर्फ 1 एटम है तो m/3. हाँ, ये Cr पर +6 है. थर्ड केस में Cr पर +6 है, लेकिन यह Cr+6 फाइनली क्या दे रहा है, Cr+3. मतलब क्रोमियम का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है +6 से +3. मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है 3. तो इस केस में तो आप डायरेक्टली चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से लिख देंगे तो भी चलेगा, m/3. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी कह सकते हैं कि यह +6 से +3 पर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके गया होगा. 3 इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट करे होंगे
तब यह +6 से +3 पर हुआ होगा, हेंस इक्विवेलेंट वेट इज m/3। और इसी तरह से K2Cr O4 गिविंग यू Cr2O3, इधर भी क्रोमियम +6 से +3 पर जा रहा है। लास्ट वाले में हाँ लास्ट में क्या बोल रहे हो आप, जोर से बोलो, साफ साफ बोलो। हाँ माइक पास में लाके बोलो। लास्ट में क्रोमियम इधर भी +6 पर है। अब देखिए इससे कोई मतलब नहीं होता कि इधर 2 क्रोमियम मिल रहे हैं, इस बात से मतलब नहीं होता। यदि हम K2CrO4 का इक्विवेलेंट वेट देखना चाहते हैं तो सिंपल सा देखिए कि K2CrO4 में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6। प्रोडक्ट साइड क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, Cr2O3 में भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। मतलब एक क्रोमियम +6 से +3 पर जा रहा है, एक क्रोमियम +6 से +3 पर जा रहा है। एक क्रोमियम +6 से +3 पर कैसे जाएगा जरा सोचो। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 3, हेंस m/3। और जबकि इस साइड 2 क्रोमियम है, यह दोनों क्रोमियम मिलकर, एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 क्रोमियम ने मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, Cr2O3 ने 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, इक्विवेलेंट वेट इज m/6। हाँ हाँ नहीं वो चीजें जब आएंगी ना प्रॉब्लम में तब मैं बताऊंगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है आगे चल के, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हूं मैं, एकदम डायरेक्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं समझा रहा हूं, पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लो। जरा सोचो ये सब बताने से पहले यदि मैं वो बताता जो आप पूछ रहे तो। हाँ सिंपल सा देखना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। यह K2Cr2O7 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा? क्या पोटेशियम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा? नहीं, पोटेशियम कभी भी किसी रेडॉक्स रिएक्शन में ना ऑक्सीडाइज होता है ना रिड्यूस होता है। क्या यह ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा? नहीं, ऑक्सीजन भी किसी रेडॉक्स रिएक्शन में ना ऑक्सीडाइज होता है ना रिड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन कौन ट्रांसफर करेगा? यह क्रोमियम, यह +6 पर है, जनरली ये +3 पर जाता है। एक क्रोमियम +6 से +3 पर जाते समय 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, इसलिए m/6। इधर एक ही क्रोमियम है, वो 3 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, इसलिए m/3। इधर वंस अगेन 2 क्रोमियम है, दोनों मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, जबकि इधर 2 क्रोमियम है, यह दोनों क्रोमियम मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, इसलिए m/6। m इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस थिंग। और इधर एक क्रोमियम है, यह एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इसलिए m/3। इधर भी एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इसलिए m/3। इधर एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इसलिए m/3, जबकि इधर 2 क्रोमियम है 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, इसलिए m/6। एंड देयर इज द कंसेप्ट ऑफ number of electron transferred which we use for any oxidizing or reducing agent, while for any element we use to define a term called valency। किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो किसी भी एलिमेंट के लिए हम टर्म डिफाइन करते हैं वैलेंसी, एंड हियर वी डिनोट्स दिस वैलेंसी। फॉर सोडियम वैलेंसी इज 1, इक्विवेलेंट वेट इज 23/1। फॉर मैग्नीशियम वैलेंसी इज 2, equivalent weight is 24/2. For aluminium valency is
3, equivalent weight is 27/3. Now interestingly, can you tell me what is equivalent weight of sulfur in sulfur dioxide? सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? ऑब्जर्व, विल से दैट द वैलेंसी इज 4. इस केस में सल्फर की वैलेंसी 4 कही जा सकती है और इसका इक्विवेलेंट वेट 32/4. What would be the valency of sulfur in sulfur trioxide? सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? In sulfur trioxide, we'll say that the valency is 6 and equivalent weight is 32/6. The same element may have different equivalent weight in different compound. अलग अलग कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का अलग अलग इक्विवेलेंट वेट हो सकता है. जरा सोचिए, N2O5 में नाइट्रोजन का, NO2 में नाइट्रोजन का, N2O3 में नाइट्रोजन का, NO में नाइट्रोजन का और N2O में नाइट्रोजन का. N2O5 में नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट होगा 14/5. NO2 में नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट होगा 14/4. N2O3 में नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट होगा 14/3. NO में नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट होगा 14/2 और N2O में नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट होगा 14/1. एक ही एलिमेंट का अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग वैलेंसी कही जा सकती है, अलग अलग इक्विवेलेंट वेट हो सकता है. इस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकालने के तरीके को सबसे पहले आप समझो. ऑल दिस आर द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट. मैंने आपको बताया है कि किसी भी स्पेसीज का, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट बिल्कुल फिक्स होता है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट फिक्स नहीं होता है. इक्विवेलेंट वेट सोच समझ कर देखना पड़ता है, सोच समझ कर निकालना पड़ता है. किस तरीके